दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शिमोनी थरत। स्वागत करती हूँ तहे दिल से आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शिमोनीज एंगल। दोस्तों पिछले करीब 2 सालों में जब से हमें ये मालूम चला है कि वोडाफोन आइडिया ज़बरदस्त नुकसान में है, तब से मुझ जैसे वोडाफोन आइडिया के करोड़ों यूज़र्स के फ़ोन का नेटवर्क अगर कभी चला जाता है तो दिमाग में खतरे की घंटी बजती है कि कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो गई। खैर, मजाक को अलग रखते हैं, मगर वाकई आज स्थिति कुछ ऐसी ही आ गई है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इतने बड़े देश में केवल 2 मोबाइल ऑपरेटर्स ही बच जाएंगे? BSNL की तो जितनी कम बात की जाए उतनी ही ज़्यादा है। आज जहां देश में 5G टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, वहां BSNL अभी तक 3G टेक्नोलॉजी में ही अटका हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में कुल 15 मोबाइल ऑपरेटर्स थे, लेकिन वर्तमान में शायद 2 ही बचे। तो आइए जानते हैं कि क्यों वोडाफोन आइडिया आज बंद होने के कगार पर है। 1999 में जब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन अपने शुरुआती दौर में था, तब गवर्नमेंट ने मोबाइल कनेक्टिविटी को एनकरेज करने के लिए नई टेलीकॉम पॉलिसी बनाई थी। इस टेलीकॉम पॉलिसी के अंतर्गत CMSP यानी कि सेलुलर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट को 1 टाइम एंट्री फी देनी होती थी और स्पेक्ट्रम यूज करने के एवज में गवर्नमेंट के साथ अपने रेवेन्यू को शेयर करना होता था। रेवेन्यू शेयर बेहद ब्रॉड टर्म था, जिसमें कि मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा जनरेट किए गए रेवेन्यू, जिसका कि उनके कोर मोबाइल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता था, उससे हुए रेवेन्यू को भी उनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर एयरटेल ने अपना कोई एसेट बेचा या उसे किसी रेंट से इनकम हो रही है, तो इस टेलीकॉम पॉलिसी के अनुसार एयरटेल को इस रेवेन्यू को भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, जबकि उसके इस रेवेन्यू का उसके मोबाइल बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस पॉलिसी को बनाया था, क्या उनमें इतनी फोरसाइटेडनेस नहीं थी कि वो ये देख सकें कि ऐसे इलॉजिकल क्लॉज से टेलीकॉम कंपनीज का सर्वाइवल तक मुश्किल हो जाएगा और इससे देश की तरक्की भी बुरी तरह बाधित होगी। सितंबर 2016 में जब रिलायंस जियो ने 4G टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया, तो ये वो समय था जब देश में सिर्फ 5 या 6 टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, जबकि ठीक 4 साल पहले तक यानी 2012 तक हमारे देश में 15 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। साल 2010 से लेकर 2016 तक 6 बार हुए स्पेक्ट्रम ऑक्शन में गवर्नमेंट को 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला, जो कि गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस से कहीं अधिक था। मतलब साफ था, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज की लायबिलिटीज जैसे कि स्पेक्ट्रम पेमेंट्स, AGR ड्यूज और बैंक चार्जेस बढ़ते ही जा रहे थे। रिलायंस जियो ने आते ही वॉइस कॉल्स की सर्विसेज फ्री कर दी और डेटा चार्जेस को 90 to 95% तक कम कर दिया। जहां सितंबर 2016 में पर GB डेटा का प्राइस 180 रुपये था, वहीं दिसंबर 2016 यानी केवल 3 महीने बाद ही पर GB डेटा का कॉस्ट केवल 10.52 यानी 10 रुपये और 52 पैसे रह गया था। रिलायंस जियो ने अपनी प्राइसिंग के कारण टेलीकॉम मार्केट में उथल पुथल मचा दिया और इसका उसे जबरदस्त फायदा भी मिला, क्योंकि केवल 3 महीने में यानी दिसंबर 2016 तक रिलायंस जियो के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स बन चुके थे। भारती एयरटेल जो 2016 में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, उसका भी नेट प्रॉफिट जियो के आने के बाद से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के 4th क्वार्टर यानी कि जनवरी 2017 से मार्च 2017 के बीच 71% तक गिर गया था। जहां फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लास्ट क्वार्टर में भारती एयरटेल ने 1319 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लास्ट क्वार्टर में यही प्रॉफिट घटकर 373 करोड़ रह गया था। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, वोडाफोन और आइडिया की स्थिति तो और भी बुरी थी और 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना ऑपरेशन आखिरकार बंद कर दिया।
अब तक वोडाफोन और आइडिया इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वो अकेले रिलायंस जियो का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए और कंपनी का नाम VI रखा। इस मर्जर के कारण कंपनी के 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, मगर रिलायंस जियो के हाईली कम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण सिर्फ 3 सालों में ही कंपनी ने अपने 15 करोड़ कंज्यूमर्स को खो दिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में वोडाफोन आइडिया ने इंडियन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा लॉस दिया, जो कि 73,878 करोड़ का था, जिसमें कि गवर्नमेंट को दिए जाने वाले 51,400 करोड़ का AGR ड्यूज भी शामिल था। आज के दिन हालत ये है कि जहां एयरटेल का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ 146 रुपए है और जियो का 138 रुपए, वहीं वोडाफोन आइडिया का ARPU केवल 104 रुपए ही है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून 2021 में वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस 7,312.9 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 6,985.1 करोड़ था, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 300 करोड़ का अधिक नुकसान। हाल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 तक वोडाफोन आइडिया की टोटल लायबिलिटी या यूं कहें कि कर्ज 1.92 लाख करोड़ का है, जिसमें कि करीब 1.08 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम ड्यूज, 62,180 करोड़ AGR लायबिलिटीज और 23,400 करोड़ बैंक और NBFC से लोन का है, जबकि वोडाफोन की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 20,000 करोड़ की है। अगले 12 महीनों में कंपनी को AGR ड्यूज के अकाउंट में 9,000 करोड़ और दूसरे डेट रिपेमेंट्स में 16,853 करोड़ का पेमेंट करना है। इन सभी बातों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक तरफ जहां कंपनी का सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके लॉसेस और डेट्स भी बढ़ रहे हैं। बाकी दोनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के कंपैरिजन में वोडाफोन आइडिया का ARPU भी कम है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया और कब तक सरवाइव कर पाएगा, इस पर एक गंभीर प्रश्न लगा हुआ है। दोनों कंपनीज ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से साफ मना कर दिया है, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कंपनी को बचाया जा सके? अगर कंपनी बंद होती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर सबसे ज्यादा ड्यूज उसी का है जो रिकवर नहीं हो पाएगा। कंपनी के 25 करोड़ ग्राहकों को भी बहुत असुविधा होगी, क्योंकि रिलायंस जियो और एयरटेल के लिए भी इतने सारे ग्राहकों को एक बार में अपने नेटवर्क पर पोर्ट कराना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश की छवि को पहुंचेगा और भविष्य में बहुराष्ट्रीय कंपनीज हमारे देश में निवेश नहीं करना चाहेंगी। अगर भविष्य में केवल 2 टेलीकॉम कंपनीज ही बच जाती हैं, तो ये कल्पना करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में टैरिफ में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि सरकार को टेलीकॉम सेक्टर को तुरंत राहत देते हुए स्पेक्ट्रम ड्यूज और AGR ड्यूज को रिकैलकुलेट करके रैशनलाइज करना चाहिए और टेलीकॉम रेट्स का एक मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट करना चाहिए। विश्वास करिए, अगर आने वाले समय में केवल 2 टेलीकॉम कंपनीज बचती हैं, तो हम उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सच है कि कंपनीज अगर मुनाफे की हकदार हैं, तो नुकसान भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ेगा, लेकिन नुकसान अगर गवर्नमेंट की अनरीजनेबल पॉलिसी के कारण है, तो इसे रीलुक करना जरूरी है। गवर्नमेंट को अपनी उस सोच में भी बदलाव लाना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनीज उस मुर्गी की तरह नहीं है जो उसे सोने का अंडा दे। और जाते जाते मैं सरकार को ये याद दिलाना चाहूंगी कि इतनी खराब परिस्थितियों के बावजूद कंपनी ने कभी भी उसके किसी लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है और आगे भी ये स्थिति बरकरार रहे, उसे सरकार को ही सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएं।
आप मुझको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।